तो इसमें एक खनिज आधारित उद्योगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक लोहा इस्पात उद्योग, लोहा के बाद में एल्यूमिनियम, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन इन दो में से ही आते हैं। फिर कभी कभार जब क्वेश्चन की इनकी इच्छा होती है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर पहुंचती है आरपीएससी फिर। और बाद में एक कांच या ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक फेमस है, जिसमें फिरोजाबाद नाम सुना है, यूपी, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद। तो ये फिरोजाबाद जो सिकोहाबाद यूपी का जो क्षेत्र है उसी के अंदर ही आता है, फिरोजाबाद के अंदर ही सिकोहाबाद। ये मुख्यतः भारत में कांच इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हैं, जहाँ की चूड़ियाँ भारत भर में प्रसिद्ध हैं। इस कारण इनको बेंगल, सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी चूड़ियों के शहर के रूप में। तो अगला इसमें जो आपके लिखे हुए ना लास्ट में खनिज आधारित उद्योग है, उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कांच उद्योग या ग्लास इंडस्ट्रीज। हाँ, नंबर 6। एक खनिज आधारित प्रमुख उद्योग माना जाता है कांच उद्योग। कांच उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? ये राजस्थान वाले पोर्शन में मैंने आपको बताए थे, सिलिका रेत या सिलिका सैंड। मैंने कहा था मिट्टी में एक इस प्रकार का पार्टिकल होता है जो काफी ज्यादा चमकता है, यानी जो चमकने वाला जो पार्टिकल, जैसे कई बार अपने होता है ना धूप के अंदर गर्मियों में गांव में जाते हैं और कई कण ऐसे तेज चमक रहे होते हैं मिट्टी में, इच्छा होती है कि 5 के सिक्के को उठा लूं, और जब मिट्टी को उठाते हो तो बाद में पता चलता है 5 का सिक्का नहीं, धूल ही धूल है। तो जो चमकता हुआ जो पार्टिकल था वो था कांच या ग्लास, और जो चमकता हुआ पार्टिकल था उसको नाम दिया जाता है सिलिका रेत या सैंड। ये खनिज होता है, इसके साथ इसमें मिक्स किया जाता है। आपको ध्यान हो कि राजस्थान के अंदर जहाँ से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, डीडवाना, वहाँ से मैंने कहा था सोडियम क्लोराइड के स्थान पे सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है, Na2SO4 का। तो इस सोडियम सल्फेट का आपको ध्यान हो, मैंने कुछ यूज बताए थे कि इसका जो सल्फेट का जो यूज होता है वो कांच, कागज, चमड़ा, कांच, कागज और चमड़ा, इन इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग इसका भी यूज होता है कांच में। एक सामान्यतः जो चीनी उद्योग होता है उससे प्राप्त होता है एक पदार्थ सोरा। तो सोरा, सोडियम सल्फेट और सिलिका रेत, ये रॉ मटेरियल होता है किसके लिए? ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें लिखिएगा कच्चा माल सिलिका रेत, रेत को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सैंड, तो इसका नाम सिलिका सैंड भी कहते हैं। तो यहाँ जो सैंड है वो सिर्फ रेत का अल्टरनेट है, या तो सिलिका रेत बोल दो या सिलिका सैंड बोल दो। नेक्स्ट है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और चीनी उद्योग से प्राप्त जो सोरा है, सोरे का यूज इसमें किया जाता है। अब भारत में कांच उद्योग वगैरह है, इसमें प्राथमिक या प्रारंभिक जो इंडस्ट्रीज है उसका अपने को इसमें इतना गौर नहीं करना। भारत में सर्वाधिक डेवलप्ड कहाँ है? तो ये सर्वाधिक डेवलप्ड है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और भारत के अंदर जिन प्रमुख जो राज्य हैं उसके अंदर सबसे फेमस इसके एक लोकेशन के तौर पे देखा जाए तो यूपी का फिरोजाबाद इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। बाकी वेस्ट बंगाल में लगभग आपकी सुनी हुई जगह है, वहीं पे इसका अधिक विकास हुआ है, जैसे आसनसोल वगैरह नाम सुना हुआ है। एक जगह रीसरा, जो मैंने आपको किसमें जूट उद्योग में करवाई थी पहली फैक्ट्री, तो रीसरा, आसनसोल, कोलकाता, ये प्रमुख सेंटर हैं इसके। जबकि यूपी की ओर इसका जो सबसे प्रमुख सेंटर आता है फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। महाराष्ट्र की ओर भी लगभग सुने हुए नाम हैं, जैसे मुंबई है, पुणे है, सतारा है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के अंदर। तो इसमें लिखिएगा इस उद्योग का सर्वाधिक विकास, इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मैक्सिमम इसका जो डेवलपमेंट है वह एक तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में,
यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। प्रमुख स्थान के तौर पे इसमें वो सिर्फ वो एक जगह याद रखिएगा, क्योंकि बाकी स्थान याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी जो स्थान है वो अन्य स्थानों के या अन्य उत्पादों के लिए ज़्यादा फेमस है। जैसे हम आसनसोल की बात करें तो आसनसोल में मुख्यतः लोहा इस्पात कारखाना है जो इसको वाला है, तो या वर्तमान में जो सेल की यूनिट के रूप में है, तो इसका मीनिंग आसनसोल का लोहा इस्पात उद्योग है वो ज़्यादा फेमस है। रीसरा की बात करें तो रीसरा का जूट उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसमें सबसे फेमस लोकेशन है उसको टारगेट करना है। स्टेट के रूप में तो आपके ये रहेंगे, तो उसको एक लास्ट में स्थान को नोट या विशेष के रूप में लिख दीजिएगा। ये जनरली पूछ लिया जाता है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। जैसे हरियाणा में एक जगह फरीदाबाद, फरीदाबाद भी मुख्यतः कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, और ये फिरोजाबाद सर्वाधिक फेमस है। फिरोजाबाद यूपी, यह है भारत में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। यानी कांच का ही प्रोडक्ट है, ग्लास का ही, कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, जिसे सिटी ऑफ बेंगल्स यानी चूड़ियों का शहर कहा जाता है, जिसे सिटी ऑफ बेंगल्स यानी चूड़ियों का शहर कहा जाता है। जिसे सिटी ऑफ बेंगल्स या चूड़ियों का शहर कहा जाता है। तो इसमें मुख्यतः अगर पूछेंगे तो एक कांच या चूड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें स्थान यह रहता है फिरोजाबाद, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है? इंजीनियरिंग उद्योग। तो विनिर्माण के आधार पे जो इंडस्ट्रीज है उसको मैंने आपको 4-5 भागों में डिवाइड करवाया था, तो उसमें तीसरा जो प्रमुख आधार है वो इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी उद्योग। सी पॉइंट। तकनीकी एवं इंजीनियरिंग उद्योग। इसमें अगर तकनीकी की हम बात करें तो तकनीकी इंडस्ट्रीज है, उसमें सबसे मेन आता है आपका सॉफ्टवेयर मेकिंग। सॉफ्टवेयर मेकिंग का मीनिंग है अपने जो तकनीकी विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, जो आज वर्तमान में जो कंप्यूटर या तकनीकी जो युग है उसमें बेंगलुरु है, वहाँ पे सामान्यतः एक धातु होती है सिलिकन। सिलिकन धातु का वो चिप वगैरह बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो सिलिकन धातु से वो अधिक बनाई जाने के कारण जहाँ पे भी तकनीकी उद्योगों का अधिक विकास होता है उन रीजन को सामान्यतः सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में सिलिकन वैली का जो दर्जा है वो मिला हुआ है अपने बेंगलुरु को, और उसके बाद में उभरती हुई सिलिकन वैली के रूप में है गुड़गांव और दिल्ली क्षेत्र, जहाँ पे तकनीकी इंडस्ट्रीज का विकास बेंगलुरु के बाद सर्वाधिक हो रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर वाले किसी भी इंजीनियर से पूछोगे
तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है दक्षिणी भारत बेंगलुरु कि उस क्षेत्र में जॉब करना, क्योंकि उनका जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड बेंगलुरु में ही है। और उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी होती है उसकी गुड़गांव दिल्ली। इसका मीनिंग है टेक्निकल इंडस्ट्रीज का सर्वाधिक डेवलपमेंट है बेंगलुरु और दिल्ली गुड़गांव क्षेत्र के अंदर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ डेवलपमेंट हुआ है वो बेंगलुरु है। इस कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली, और वर्ल्ड में इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैलिफोर्निया। कहाँ पर हुआ है? तो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है उसको विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में या आपका विश्व भूगोल वाला पार्ट है उसमें पढ़ेंगे ये वाला। तो इसमें जो तकनीकी है स्टार्टिंग वाला इसमें लिखिएगा तकनीकी उद्योग का भारत में सर्वाधिक विकास भारत में सर्वाधिक विकास भारत में सर्वाधिक विकास बेंगलुरु, ब्रैकेट में लिख देना कर्नाटक। सर्वाधिक विकास बेंगलुरु, ब्रैकेट में कर्नाटक में हुआ है। नोट में लिख दो इस कारण बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इस कारण बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जो उभरता हुआ, ये कह सकते हैं कि भारत का दूसरा प्रमुख सिलिकॉन वैली है उसकी होड़ के रूप में, तो वो है गुड़गांव दिल्ली क्षेत्र। तो नेक्स्ट में इसी में एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, बेंगलुरु के बाद तकनीकी उद्योग का सर्वाधिक विकास गुड़गांव दिल्ली की ओर हुआ है। गुड़गांव बीच में डेश दिल्ली, एक साथ लिख देना, गुड़गांव दिल्ली की ओर हुआ है। सर्वाधिक विकास गुड़गांव दिल्ली की ओर हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला जो पोर्शन है तकनीकी इंडस्ट्रीज, इसको पॉइंट फर्स्ट दे देना आप। इसके बाद में जो सेकंड इसमें बचा हुआ है कौन सा है? इंजीनियरिंग उद्योग। तो नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग। अब इंजीनियरिंग उद्योग है, इसके अंदर जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है या जो इंजीनियरिंग यानी जो अभियांत्रिकी है, उसका जो उपयोग है मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्रों में या कौन कौन से इंडस्ट्रीज में किया जाता है? तो अभियांत्रिकी मुख्यतः जुड़ी हुई है एक तो आपके मशीनरी से, यानी जो मशीनरी निर्माण किया जाता है उसके अंदर अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग का यूज होता है। एक सामान्यतः अपने जो विद्युत उपकरण बनते हैं, विद्युत उपकरण उद्योगों में अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग का महत्व होता है। इसके अलावा मशीनरी और एक मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग है, इसमें आपका इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी का महत्व होता है। यानी ये वो सेक्टर होते हैं जो आपके इंजीनियरिंग के वेरियस सेक्टर से, जैसे अपने आर्ट्स में सब्जेक्ट होते हैं ना अलग अलग, कि भाई इसके मैथ्स है, इसके सोशोलॉजी है,
इसके हिस्ट्री है, इसके ज्योग्राफी है, इसके पॉलिटी है। उस तरीके से इंजीनियरिंग की भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे सूचना तकनीकी ब्रांच, तो ये सूचना वाला भी जिस पे अपन चर्चा कर रहे थे। सूचना तकनीकी के अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेवेंट होती है, मोटर गाड़ियों से संबंधित, या मशीनरी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। तो इसका मीनिंग है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वो कई चीज़ों से जुड़ी होती है, मैकेनिकल या मशीनरी, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी, यानी इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर संबंधित है वो जो जानकारी होती है या उसके संबंधित जो पढ़ाई होती है वो आपकी इस इंजीनियरिंग में होती है। तो इंजीनियरिंग उद्योगों को मुख्यतः उसके उत्पाद या उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में एक है मशीनरी इंजीनियरिंग उद्योग, एक है विद्युत उपकरण इंजीनियरिंग उद्योग, और एक आते हैं मोटर गाड़ी इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसमें लिखिएगा इंजीनियरिंग उद्योग में इस उद्योग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इस उद्योग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है, या 3 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है, एक ही बात है। अब ये 3 जो प्रमुख सेक्टर हैं कौन कौन से हैं ये लिख दीजिएगा। इंजीनियरिंग उद्योग लिख के उसके जस्ट नीचे मशीनरी, विद्युत उपकरण और मोटर गाड़ी। मशीनरी, विद्युत उपकरण और मोटर गाड़ी। मशीनरी की बात होती है तो भारत में जो बेंगलुरु है, यहाँ बेंगलुरु के अंदर 1953 के अंदर 1953 में ये नाम सुना है आपने, राजस्थान में भी मैंने आपको बताया था HMT। इसकी अलग अलग जगह यूनिट बाद में स्थापित हुई थी। तो इसका जो HMT कारखाना है भारत में सबसे पहले बेंगलुरु के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल्स, क्या बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। ये मशीनरी उद्योग है अपने आप में। इसकी जो मशीन वगैरह इनका बड़े स्तर पे यूज लिया जाता था घड़ी के अंदर। इस मशीनरी को किस में काम में लेते थे, तो पहले घड़ी की जो भी ब्रांड वगैरह होती थी अलग अलग वेरियस कंपनियों की, वो सामान्यतः मशीनरी जो अंदर यूज करती थी वो HMT यूज करती थी। तो फिर बाद में HMT ने अपनी घड़ियां हैं ये भी बनाना स्टार्ट किया। तो मशीनरी के तौर पे एक इंडस्ट्रीज आती है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज है, ये स्थापित हुई थी कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर। इस साइड में हम जाते हैं कोलकाता की ओर। कोलकाता में 1957 के अंदर नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, राजस्थान में भी इस प्रकार के इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो वर्तमान में बंद हो चुकी है कोटा के अंदर, केंद्र सरकार के उपक्रम या कारखानों में शामिल होता है ये। तो ये अपने जो नेशनल या राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन का मीनिंग होता है यंत्र या उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं ना, यंत्र या उपकरण। तो यंत्र या उपकरण या मशीनरी होती है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड नेशनल वाला ये स्थापित हुआ था कोलकाता में 1957। और इसके बाद में रांची के अंदर अपने यहाँ हेवी मशीनरी को बनाना स्टार्ट किया था। हेवी इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है HECL, इस कंपनी की स्थापना की थी रांची में 1958। इसको एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है,
इसको कहाँ पे स्थापित किया था, यानी जिसने भारी मशीनरी को, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हेवी इंजीनियरिंग का मीनिंग है जिसके अंदर मुख्यतः भारी मशीनों का या मशीनरी जो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जिसकी स्थापना की गई, उस यूनिट को लगाया गया था रांची में 1958 के अंदर। तो इसमें जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके भारत में कहाँ स्थापना की गई और कब की गई। तो इसको स्थापित किया गया था 1958, झारखंड की कैपिटल रांची के अंदर। तो मुख्यतः जो मशीनरी उद्योग होता है, मशीनरी उद्योग अपने आप में क्या होता है, मशीनरी उद्योग होता है ये एक आधारभूत उद्योग होता है, और मुख्यतः किस पे डिपेंड होता है, लोहा इस्पात। तो मैंने आपको कहा था कि लोहा इस्पात उद्योग है, ये अपने आप में क्या है, आधारभूत उद्योग है। और मशीनरी उद्योग है, तो मशीनरी को आप कभी क्या डायरेक्ट यूज ले सकते हो, भाई मशीनरी से कोई ना कोई उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे HMT है, इससे बाद में इस मशीनरी का यूज घड़ी में यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन या उपकरण के अंदर जो भी उपकरण बनता है, इन उपकरणों से बाद में अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो मशीनरी का कभी भी हम डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं ले सकते। डायरेक्ट यानी हम अपने उपभोग के रूप में उसको सीधे काम में नहीं ले सकते। जैसे कोई मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर का डायरेक्ट यूज करोगे क्या, उसका यूज करते हैं अपन किसी उत्पाद के माध्यम से, यानी कोई उत्पाद है उसमें पीसना है, कोई शेक वगैरह अपने को बनाना है, तो इसका मीनिंग मिक्सचर सिर्फ एक माध्यम है, एक आधार है उसका। तो डायरेक्ट यूज का मीनिंग है जैसे कि अपने को खाना है तो खाएंगे मिक्सचर को थोड़ी ना, तो वो सिर्फ एक मशीनरी और एक बेस है सिर्फ। तो मीनिंग ये हुआ कि मशीनरी, लोहा इस्पात उद्योग, ये इस प्रकार के उद्योग होते हैं जो दूसरे उत्पादों को तैयार करने का बेस होते हैं। इस कारण जनरली वे इंडस्ट्रीज जो अन्य उत्पादों का बेस होती हैं, उन इंडस्ट्रीज को सामान्यतः आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक आधारभूत उद्योग है। तो ये जो दो तीन प्रमुख जो मशीनरी संबंधी जो दो तीन प्रमुख यूनिट है, ये अपने को याद रखनी है। HMT तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा घाटे में होने के कारण शायद भारतवर्ष में से लगभग ये समाप्त हो चुकी हैं, ये कंपनी कंप्लीटली लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि बेंगलुरु के बारे में भी कुछ समय पहले ये अपनी बुक्स में अपडेट नहीं होती ये चीज़ें। अपनी बुक में तो जो इस्टेब्लिश्ड कर दी वो कर दी है बस। तो ये अपने को करंट में जनरली अपने को ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में बंद हो रही हैं। तो HMT के लगभग शायद बेंगलुरु वाला कारखाना भी ये बंद हो चुका है, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा बंद हो गया चालू है ये बताओ, वो तो यही पूछेगा भारत में मशीनरी को लेकर HMT कहाँ स्थापित की गई थी, बेंगलुरु के अंदर। नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता। अगर ये राजस्थान को लेकर क्वेश्चन हो तो आंसर रहेगा कोटा। क्या रहेगा, कोटा, क्योंकि बाद में इसके यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, मेन यूनिट है वो ये है कोलकाता। उसके बाद में जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये झारखंड रांची के अंदर स्थापित हुई थी। तो इसमें लिखिएगा मशीनरी संबंधित भारत में स्थापित प्रमुख उद्योग, प्रमुख इंडस्ट्रीज या उद्योग, इसके कौन से आगे डेस करिए लिख दो। एक तो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, बेंगलुरु 1953, आगे कोमा लगाइए, कर्नाटक लिखना चाहो तो लिख दो। इसके बाद में नेक्स्ट NIL, नील, नॉट नील बट्टे सन्नाटा, या नील मीन्स नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन, बीच में आधा न है और आधा श, टै के नीचे रै की मात्रा लगते हुए ऊ की मात्रा, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कहाँ स्थापित है,
कोलकाता, कोलकाता नहीं कोलकाता है ये, कोलकाता वेस्ट बंगाल। 1957, जबकि हेवी मशीनरी को लेके पहला जो कारखाना वो हमारा रांची के अंदर है, यानी भारी मशीनरी जो उद्योग है। हेवी इंजीनियरिंग, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ स्थापित हुआ? झारखंड कैपिटल रांची। नाइनटीन 1958। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विद्युत उपकरण, मशीनरी इंस्ट्रूमेंटेशन, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यानी विद्युत उपकरण। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी मानी जाती है वो भारत में एक महारत्न कंपनी है। कौन सी है? भेल। कौन सी? भेल। फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना इसके 1964 में की गई थी, 1964 में। आज इंडिया के वेरियस जो सिटी हैं या यूं कह सकते हैं इसके अलग अलग केंद्र हैं, लगभग 16 यूनिट इसकी भारत में वर्तमान में काम करती हैं अलग अलग राज्यों में। तो 16 यूनिट कहाँ कहाँ काम करती है ये तो अपना कोई लेना देना नहीं है। मुख्यतः जो भेल है, ये भेल का क्या कार्य, कब स्थापित किया गया था, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तब कि भारत में विद्युत उपकरण बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्थान है या जो यूनिट या उद्योग है वो कौन सा है। तो भारत में अपने आप में वो क्या है, एक महारत्न कंपनी। क्योंकि अगर सबसे बड़ी यूनिट है तो इसका मीनिंग उसका उत्पादन अधिक है और उसको इनकम और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। और जिनको इनकम और प्रॉफिट अधिक होता है वो धीरे धीरे आपके शेयर मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती हैं। पिछले 2-3 साल में उनका रिकॉर्ड देखोगे तो आमदनी या इनकम काफ़ी अधिक होती है। तो 3 साल के रिकॉर्ड को, शेयर मार्केट की शेयरधारिता को, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके बाद में उसको मिनी रत्न में शामिल किया जाता है। और अगर ऐसा लंबे समय तक प्रॉफिट हो, एक नवरत्न का अगर उसको दर्जा दिया जा सकता है, तो वापस पिछले 3 साल के कुछ रिकॉर्ड को देखते हुए उसको नवरत्न में लाया जाता है। और नवरत्न से बाद में अत्यधिक अगर उसके प्रॉफिट होते हैं तो बाद में उसको महारत्न में, ये नहीं कि सीधा ही महारत्न बना दिया तो सीधा बाहुबली नहीं होगा, है ना। तो इसका मीनिंग पहले मिनी रत्न, फिर नवरत्न और फिर रहेगा महारत्न। तो ये कंपनी अपने आप में भारत की वर्तमान की जो महारत्न कंपनियां हैं उसमें से एक टैग किसको मिला हुआ है? बेल को भी मिला हुआ है। तो विद्युत उपकरणों में लिखिएगा, विद्युत उपकरण बनाने वाली भारत की सबसे प्रमुख, विद्युत उपकरण बनाने वाली भारत की सबसे प्रमुख, विद्युत उपकरण बनाने वाली भारत की सबसे प्रमुख कंपनी, भारत की सबसे प्रमुख कंपनी ऑब्लिक उद्योग, प्रमुख कंपनी या उद्योग, भेल, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है स्थापना 1964, 1964 में स्थापित की गई। हेडक्वार्टर जो इसका मुख्य है नई दिल्ली। टोटल यूनिट्स कुल इकाइयां इसकी कितनी हैं? तो टोटल यूनिट्स हैं 16। तो ये वाली जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, मुख्यतः एग्जाम में इसमें यही पूछी जाती है। बाकी इसके अंडर में जो कंपनी होती हैं वो भेल के अंडर की उसी की यूनिट्स होती हैं। तो इसमें हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि महारत्न कंपनी, क्योंकि महारत्न कंपनी अपने इसी टॉपिक के लास्ट में लिखवाएंगे आपको। क्योंकि भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः उद्योगों को विशेष दर्जे दिए जाते हैं, जैसे कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो उसमें आ जाएगा ये। इसके बाद में थर्ड कौन सा है? मोटर गाड़ी इंजीनियरिंग में। तो एक तो मशीनरी है, जो 2-3 इंपॉर्टेंट मशीनरी इंडस्ट्रीज है। मशीनरी देखो इंडस्ट्रीज खूब सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं सिर्फ वो लिखवाई। एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन, एक एचएमटी, और एक जो हैवी इंजीनियरिंग जो मशीनरी वाला है, यानी रांची झारखंड वाला। अब इसमें जो तीसरा है ये मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा विकसित है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर या परिवहन जो उद्योग अपन कह सकते हैं, तो परिवहन उद्योग में कई प्रकार के उद्योग हैं। जैसे कि हम बात करें कि इसके अंदर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है अपने दूर दराज वाले उद्योगों के अंदर वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योगों के बाद में आते हैं प्रमुख जो मोटर गाड़ी उद्योग हैं। यानी बोलने को सभी अपन वही बोलते हैं, मोटर गाड़ी इंडस्ट्रीज ही बोला जाता है, या मोटर कार ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है। इसके बाद में मुख्यतः जो रेल निर्माण या रेल संबंधित जो उपकरण है उनके निर्माण संबंधित। तो मुख्यतः जो मोटर गाड़ी उद्योग है ये काफी डेवलप्ड है। हालांकि रेलवे से इनसे पहले एक जलयान भी करेंगे अपन, जलयान उद्योग। जलयान उद्योग को क्या बोला जाता है? शिपयार्ड इंडस्ट्रीज। फिर रह गए अपने जो रेलवे उपकरण है, रेलवे संबंधित या रेलवे उद्योग। रेल इंडस्ट्रीज या रेल उद्योग, रेलवे के बजाय रेल उद्योग। तो इसमें वायुयान उद्योग है, उसका डेवलपमेंट या विकास भारत में किस तरीके से हुआ। मोटर कार है, मोटर कार है स्टार्टिंग में शुरुआती जो कंपनियां हैं उनके बारे में। वर्तमान में तो कंपनियां हजारों की संख्या में आ चुके हैं, तो वर्तमान वाली कंपनियों के बारे में पढ़ोगे तो मोटर गाड़ी की चाहे पूरी किताब पढ़ लो इसके ऊपर। तो इसका मीनिंग जो इनिशियली स्टेज के ऊपर है, इस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और वर्तमान में मोटर कार वगैरह है, इनके जो प्रमुख कारखाने वो भारत में कहाँ स्थापित हैं। जैसे हम बात करें मारुति की, तो मारुति के कहाँ है? गुड़गांव। मानेसर नाम सुना है? मानेसर के पास गुड़गांव के अंदर इसकी सबसे बड़ी यूनिट काम करती है। और हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा और महिंद्रा का सबसे बड़ा कारखाना है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। वहाँ एक कंपनी और आती है, फॉरेनर कंपनी आती है, वॉक्सवैगन। कौन सी आती है? वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन है, उसका भी सबसे प्रमुख कारखाना पुणे के अंदर है।
एक अपने जो लो फ्लोर बसें चलती है जिसमें बैठ कर आते हो ना, अशोका लीलैंड, तो अशोका लीलैंड है, इसकी मुख्य कंपनी है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। अपने राजस्थान में उसका एक यूनिट अलवर, कहाँ पर है? अलवर। तो उसका प्रधान जो कार्यालय या जो अपन कह सकते हैं उसका जो मुख्य यूनिट जो है वो चेन्नई है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी मोटर गाड़ी उद्योग अगर डेवलप हो रहा है और भारत में अगर उसका वितरण हो रहा है तो उसकी एक मेन यूनिट होती है, बाद में बाकी उसकी सब यूनिट्स होती है। बाकी उसकी क्या होती है? सब यूनिट। यानी जिस संस्था के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी भी जो मेन यूनिट, मेन ब्रांच है सीकर है, जबकि जयपुर उसकी एक क्या है? सब ब्रांच। तो इसका मीनिंग वो हेड ब्रांच है जहाँ वो पहले स्टेब्लिश्ड होती है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मारुति का जो जो गुड़गांव है, मानेसर है, केवल वही यूनिट है। उसकी भारत के अंदर हजारों यूनिट्स हैं, लेकिन हजारों यूनिट में जो मेन या हेड यूनिट है वो कौन सी है? मानेसर। तो हेड यूनिट को ही अपने को लिखना होता है और वही एग्जाम में पूछते हैं। ये नहीं कि हर किसी यूनिट को उठा के पूछ लेंगे। जैसे शुरुआती तौर पे भारत के अंदर जब जनरल मोटर की स्टार्टिंग हुई थी तो जनरल मोटर्स को भारत में 1928 के अंदर लाया गया था, मुंबई के अंदर। अपने पुरानी जो गाड़ियां चला करती थी जो यूं लगता था कि बाइक के टायर लगा रखे हैं इसमें चारों। इसमें पहला लिखो वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग। देखो वायुयान उद्योग है, उसकी जो शुरुआत है भारत के अंदर, सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं वायुयान उद्योग से। 2013 के आसपास जो सेकंड ग्रेड थी उसके अंदर। पहले पहले सामान्यतः जो एरोक्राफ्ट बनाए जाते थे, एरोक्राफ्ट यूं लगा करते कि कभी भी गिर सकता है। आपने एक मूवी देखी हो अमजद खान और अमिताभ बच्चन की, याराना। याराना मूवी के अंदर सामान्यतः जो एरोक्राफ्ट जो होते हैं ना, एरोक्राफ्ट यानी एरोप्लेन से पहले जो हुआ करते थे वो सामान्यतः, हालांकि ये जो इंडस्ट्रीज है इसको नाम एरोक्राफ्ट दिया गया है, यानी जो एयर संबंधी या उड़ने वाले जो उपकरण बनाती थी वो एरोक्राफ्ट होती थी। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एरोक्राफ्ट लिमिटेड को जो स्थापित किया गया था वो हिंदुस्तान एरोक्राफ्ट लिमिटेड 1940 में स्थापित की गई थी। ये बेंगलुरु में एक यूनिट लगाई गई थी। बाद में इनको ये लगा कि इसका हमें मैन्युफैक्चर भी करना चाहिए, यानी इसके अंदर किसी प्रकार की, सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं, इसमें सामने तो जो खराबी आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिपेयरिंग। तो इसका जो रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज है वो कानपुर में स्थापित किया गया था। तो वहां एक यूनिट इनकी काम करती थी एरोक्राफ्ट। जो रिपेयरिंग था उसको या इसको तैयार करने के लिए एक यूनिट लगी रहती थी। मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चर का मीनिंग तो है निर्माण करना। तो एरोक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है ये यूनिट लगी हुई थी कानपुर के अंदर। बाद में इन दोनों यूनिट्स को क्या किया गया? हिंदुस्तान एरोक्राफ्ट और दूसरी एरोक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों यूनिट्स को 1964 में ऐड कर दिया गया और 1964 में इन दोनों को मिलाकर और फिर बनाया गया HAL, हाल। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब एरोक्राफ्ट ने एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 1964 बाद में इसकी 6 यूनिट्स या 6 इकाइयां बनाई गई जो अलग अलग उपकरण वगैरह इसका बनाने का काम करती हैं। तो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये वर्तमान में कोई एक यूनिट या इकाई के रूप में नहीं है, अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग यूनिट है जो अलग अलग उत्पाद तैयार करती हैं और एरोप्लेन्स वगैरह इनको बनाने का काम करती हैं, एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती हैं। अब इसमें सबसे जो मेन यूनिट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये बेंगलुरु में है। बाकी इसके यूनिट्स हैं वो एक तो है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर। एक है कोरबा लखनऊ के अंदर। कौन सी? कोरबा लखनऊ, लखनऊ याद रखो। एक है अपने कोरापुट, कोरापुट ओडिशा। एक है अपने महाराष्ट्र के नासिक में। एक है दक्षिणी भारत हैदराबाद में और एक है मुख्य यूनिट बेंगलुरु में। ज्यादा तो नहीं निकल गए। 2 यूपी में बताइए कानपुर लखनऊ, एक आपके बताइए ओडिशा में।
कोरापुट। उसके अलावा दक्षिणी भारत के और 3 प्रमुख यूनिट, जिसमें एक बेंगलुरु, एक है अपनी हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल, और एक महाराष्ट्र नासिक। तो वर्तमान में 6 यूनिट है जो इसके कार्यरत है। तो इसमें लिखिएगा वायुयान उद्योग की शुरुआत प्रथम 1940 में। शुरुआत 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में हुई। वायुयान का एक अन्य उद्योग ये ब्रैकेट में बेंगलुरु लिख देना इसमें लास्ट में। वायुयान का एक अन्य उद्योग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कानपुर यूपी में स्थापित किया गया। कानपुर यूपी में स्थापित किया गया। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कानपुर यूपी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लाइन में 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एवं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को मिलाकर क्या बना दिया गया? बस यहाँ एयरक्राफ्ट की जगह बोलना है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स यानी जो वायुयान या इससे संबंधित जो उपकरण बनाता है वो यूनिट होती है। बाकी मीनिंग एज इट इज वही रहेगा। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की जगह एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलाकर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई। और इसमें क्वेश्चन शायद पहले यही सेकंड ग्रेड में यही पूछा हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में कहाँ संचालित है या कहाँ कार्यरत है? बेंगलुरु।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई। को मिलाकर HAL की स्थापना बेंगलुरु में की गई। तो एक तो ईयर याद रखिए 1964 कि भारत में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना। एग्जाम में ध्यान ये रखना है कि एरोनॉटिक्स पूछा है या एयरक्राफ्ट पूछा है। तो अगर आपसे एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट पूछ लिया तब तो आंसर रहेगा 1940 1940। वो भी बेंगलुरु के अंदर ही थी। बाद में इसे एयरक्राफ्ट और जो मैन्युफैक्चर्ड कानपुर है इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके और मुख्य यूनिट कौन सी बना दी गई। बाद में इनकी जो पुरानी जो ब्रांचें थी वो पुरानी ब्रांचों को मुख्यतः एक यूनिट या इकाई के रूप में। तो वर्तमान में इसके टोटल कितनी यूनिट काम करती हैं? 6 यूनिट। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वर्तमान में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में HAL की कुल 6 इकाई कार्यरत हैं। कुल 6 इकाई कार्यरत हैं। कुल 6 इकाई कार्यरत हैं। 6 इकाइयों में कौन कौन सी हैं? तो दक्षिणी भारत वाली में तो आपको तो ध्यान है, एक तो बेंगलुरु, एक हैदराबाद, एक नासिक महाराष्ट्र, ये क्या कृत्रिम हवा डाल रहे हो? एक लखनऊ, एक अभी आपको बताया था मैंने कानपुर, और एक इसमें कोरापुट ओडिशा। तो 3 यूनिट ये हैं उत्तर भारत की ओर करते हुए, हालांकि ये दक्षिणी भारत की तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो लखनऊ कानपुर दोनों यूपी में, कोरापुट ओडिशा में, नासिक महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में और बेंगलुरु कर्नाटक। तो 6 यूनिट है। 6 यूनिट्स के नाम लिख दो, एक लाइन में लिख दो 3 और एक में लिख दो 3। डायग्राम बना के लिखो, डायग्राम में लिख दो। हाँ, कोरापुट, कोरापुट ओडिशा। 6 इकाइयाँ। तो 6 इकाइयों में पहले तो यूपी वाली लिखना दोनों, या दक्षिणी भारत वाली लिखो तो वो लिख दो सर। यूपी वालों को एक साथ ही रखना, कोरबा, लखनऊ, नेक्स्ट कानपुर, कोरापुट ओडिशा। फिर है दक्षिणी भारत वाली, दक्षिणी भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, और एक लास्ट है नासिक महाराष्ट्र। तो एरोनॉटिक्स वाले में इसमें मुख्यतः जो 2 यूनिट है 1940 और 1964। फर्क क्या है ये ध्यान रखना, पहले एयरक्राफ्ट और उसके बाद में एरोनॉटिक्स। नहीं लिखा? वायुयान के बाद में नेक्स्ट है मोटर कार। ये लिख लीजिए इसमें।
अगला हेडिंग डालिए मोटर गाड़ी उद्योग। नासिक महाराष्ट्र। नासिक तो ये करवाया हुआ है गोदावरी के अंदर आपको, उसमें भी करवाया था मैंने आपको, एक दरा करवाया था नासिक होते हुए कोलकाता। कौन सा? थालघाट। थालघाट के बाद में नीचे भोरघाट था जिसमें पुणे करवाया था, भोपाल घाट और सिनकोट। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, मोटर गाड़ी या मोटर कार उद्योग? मोटर कार या मोटर गाड़ी उद्योग? भारत में शुरुआत इसकी मानी जाती है जनरल मोटर्स से। मुंबई के अंदर 1928 में स्थापित थी, 1928 के अंदर। तो भारत में शुरुआत है मोटर कार की जनरल मोटर्स से 1928 मुंबई से। अब इसके बाद में जो मोटर कार उद्योग है उसका जो डेवलपमेंट है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों का विकास हुआ। जैसे कि अपने यहाँ मुंबई में किसका लिखा है? जनरल मोटर्स। मुंबई का ही एक प्रमुख केंद्र आता है पुणे। पुणे में महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक है वॉक्सवैगन, दक्षिणी भारत के अंदर। दक्षिणी भारत में मुख्यतः चेन्नई, चेन्नई में अशोका लीलैंड। भारत के पूर्व में कोलकाता की अगर बात करें, कोलकाता के अंदर भी इंपोर्टेंट कंपनी आई थी एक, तो जैसे आज भी आप नाम सुनते हो ना, फोर्ड। फोर्ड की जो गाड़ी आती हैं बढ़िया शानदार गाड़ियां मानी जाती हैं इसकी। महंगी गाड़ियां होती हैं क्योंकि इनके सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। फोर्ड के बाद में इस साइड में हिंदुस्तान मोटर्स। गुड़गांव के अंदर मारुति।
तो भारत के अंदर जो मुख्यतः मोटर गाड़ी उद्योगों का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर जो पुरानी जो मोटर गाड़ी कंपनियां हैं उसमें जनरल मोटर्स है, उसके बाद में आने वाली फोर्ड, फोर्ड 1930, उसके बाद में हिंदुस्तान मोटर्स, और बाद में धीरे धीरे आधुनिक ये जो कंपनियां हैं जैसे अपने यहाँ की मारुति, दक्षिणी भारत में अशोका लेलैंड, और इस साइड में महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर महिंद्रा एंड वॉक्सवैगन। तो ये प्रमुख अन्य कारखाने हैं जिनका बाद में धीरे धीरे विकास या डेवलपमेंट हुआ। तो वर्तमान में तो बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, तो सभी की आपकी जो कंपनी है उसके बारे में जनरली नहीं पूछा जाता, या तो ये पूछते हैं जनरल मोटर्स के बारे में या फिर हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में कि ये भारत में कहाँ स्थापित हुई थी। तो जनरल मोटर्स है मुंबई की ओर और हिंदुस्तान मोटर्स है कोलकाता की ओर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इनके या तो नाम लिख के इनके सामने लोकेशन लिख दो, या मैप में लिखना चाहो मैप में लिख दो। शुरुआत वाली जो दो हैं उनके ईयर मेंशन कर देना। जनरल मोटर्स है उसका तो लिखवा दिया मैंने अलग से आपको, 1928। उसके बाद में फोर्ड 1930 कोलकाता। क्या चीज? टाटा मोटर्स है इसमें अपने झारखंड जमशेदपुर। तो टाटा भी आजकल गाड़ियों में आ चुका है, और काफी लंबे टाइम से ट्रैक्टर जो यूनिट है या ट्रैक्टर सीरीज है वो टाटा की पहले से ही है। कारण यह है क्योंकि उसमें मुख्यतः जो यूज जो होता है लोहे का, और लोहा इस्पात है कारखाना निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा किसका है? टिस्को, टाटा का। तो टाटा की जो बाकी की जो अदर टाटा की जो अदर जो गाड़ियां हैं जैसे कि जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं वो फैक्ट्री इतनी ज़्यादा फायदे में नहीं है, लेकिन टाटा तो अपने बाकी लोहा इस्पात, टिस्को, ये जो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है इसके माध्यम से प्रॉफिट इसको इस इंडस्ट्रीज में है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो अपन सामान्यतः डोमेस्टिक यूज में लेते हैं उन गाड़ियों में सामान्य टाटा घाटे में है ज़्यादा, लेकिन वो घाटे ही पूर्ति अपनी बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज है उससे करती है। लेकिन टाटा की गाड़ी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। तो ये लोहा इस्पात उद्योग है। बाकी बाकी जो और गाड़ियां जो लोहे की चद्दर जो यूज करती है ना गाड़ी के अंदर, भाई सब पास में से जा रहे हो और हाथ से ठोक दिया आपने, तो लगभग गाड़ियों में मारुति वाली है उनमें समस्या है कि उसमें लोहे की जो चद्दर होती है लो क्वालिटी, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें यूज नहीं होती। गलती से भी जोर से भी गुस्से में अगर मार दिया तो वहाँ बैठ जाती है गाड़ी अंदर ही। तो अब ये सोचो कि वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ जब टक्कर होती है तो उसका क्या हाल होता है। जबकि टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं तो सामने वाली का ही हाल होता है, टाटा वाली का कम होता है। लगभग है एक तो जनरल जनरल वाला मुंबई के अंदर, कोलकाता वाला फोर्ड, और दूसरा हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स है, नहीं दिख रहा। तो मोटर गाड़ी उद्योगों में कोई इस तरीके से सिस्टमेटिक इंडस्ट्रीज नहीं है अपन ये कहें कि भाई एक मोटर गाड़ी उद्योग ये है, इसके भारत में ये ब्रांचेज है। तो सिस्टमेटिक नहीं होकर अपने को फैक्चुअली याद रखना होता है। और सबसे पहले भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की शुरुआत करने वाली जो कंपनी जनरल कंपनी या फिर ये फोर्ड या हिंदुस्तान मोटर्स, इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। या इसमें अगर देंगे तो मोटर गाड़ी उद्योग या जो इंडस्ट्रीज है इनके नाम देंगे, और इनके सामने कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है इनके नाम देंगे जिनको अपने को सुमेलित करना होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, और पुणे में स्थापित दूसरी वॉक्सवैगन, मुंबई के अंदर सबसे पहले जनरल मोटर्स, कोलकाता की ओर स्थापित फोर्ड और हिंदुस्तान मोटर्स, और दक्षिणी भारत में चेन्नई में अशोका लेलैंड, और दिल्ली में मानेसर गुड़गांव मारुति, मानेसर गुड़गांव मारुति। मोटर गाड़ी उद्योग में साथ में आप नोट में लिख दीजिए
भारत में ट्रैक्टर का निर्माण, भारत में ट्रैक्टर का निर्माण सर्वाधिक, ये जो एग्रीकल्चर वगैरह इसमें काम में आते हैं ना, फरीदाबाद, पिंजौर, हरियाणा, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें, एक तो फरीदाबाद और एक पिंजौर। फरीदाबाद, पिंजौर। साइकिल निर्माण के लिए, साइकिल निर्माण के लिए प्रसिद्ध, जालंधर, लुधियाना। साइकिल निर्माण के लिए मुख्यतः जालंधर और लुधियाना। और मोटरसाइकिल उद्योग वगैरह उसके लिए महाराष्ट्र, पुणे वगैरह वो क्षेत्र काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ मोटरसाइकिल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज या यूनिट्स लगी हुई हैं। पुणे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र के अंदर डेवलप्ड जो सिटी है वो है पुणे, जहाँ मोटरसाइकिल का बड़े स्तर पे विकास हुआ है। बाकी जो प्रमुख सिटी होते हैं या महानगर होते हैं उनके आसपास ये अधिक होती हैं, जैसे पुणे में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में। तो मुंबई महाराष्ट्र वाले में तो मेन पुणे है इसका, दक्षिणी भारत में चेन्नई, उत्तर भारत के अंदर देखा जाए तो अपना जो दिल्ली वाला पार्ट है, दिल्ली में जो गुड़गांव मानेसर के पास में ही है, जो हीरो मोटरसाइकिल जो मोस्ट सेलिंग बाइक होती है इंडिया में, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं मोटरसाइकिल के अंदर वो हीरो की गाड़ियाँ होती हैं। और इनकी जो यूनिट है अपने दिल्ली के पास में लगाई हुई है हरियाणा के अंदर। तो इसका मीनिंग है मोटर गाड़ी उद्योग का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एक तो महाराष्ट्र क्षेत्र पुणे में, उसके बाद में महानगर वाले क्षेत्र होते हैं चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। हमेशा महानगर ही आंसर रहेगा मोटरसाइकिल में, क्योंकि मोटरसाइकिल का जो यूज होता है अधिकांशतः जो पॉपुलेशन या जनसंख्या जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, तो निम्न मध्यम वर्गीय मुख्यतः बाइक वगैरह का जो यूज है वो ज़्यादा करते हैं, या बाकी ट्रैफिक के हालात को देखते हुए मध्यम और उच्च वर्ग भी उस तक जाते हैं कई बार। वो तो हालांकि उच्च वर्ग में आजकल तो एक नया ट्रेंड साइकिल वाला चला है, हेल्थ कॉन्शियस हो गया है वो, कि भाई गाड़ी अपने घर पे खड़ी रहेगी और अपने बाइसिकल लेके निकलेंगे सुबह ऑफिस में। बहुत सारे हैं आप जिनके बारे में पढ़ते हैं ना कई बार कि भाई ये विश्व का इतना बड़ा मालिक और सुबह ऑफिस आता है साइकिल लेकर। नहीं, एक दिन बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मतलब अपने यहाँ इंडिया वाले तो सारे लग्जरी से जाते हैं भाई, जाने से पहले वो मतलब चौराहे के ऊपर उसको कांस्टेबल वांस्टेबल होता है ना, उनको फ़ोन हो जाते हैं कि भाई वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो ये ट्रैफिक को थोड़ा साफ रखना। तो इसका मीनिंग है अपने यहाँ स्थिति अलग है, जबकि बाहर फॉरेनर्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ऐसे घूमते हैं जैसे कोई आम व्यक्ति है। भाई देख कोई व्यक्ति देख लेता है तो एक जनरली सेल्फी या हाथ मिलाना या विश करना वो नॉर्मल बात है। अपने तो यहाँ घेर के खड़े हो जाए समस्याओं को लेकर कि वो पानी नहीं आ रहा और वो गली साफ नहीं है बिल्कुल भी। अरे गंदी प्रधानमंत्री ने थोड़ा ना की थी गली, इसमें पहली जिम्मेदारी अपनी है। अगर गली खराब है, दूषित है, तो इसका मीनिंग वो की हमने है, तो उसमें पहला योगदान हमारा होना चाहिए कि सफाई उसमें हम स्टार्ट करें। बाकी दूसरे व्यक्ति म्यूनसिपालिटीज वाले वो तो बाद में करवाएंगे। तो हमारे क्या समस्याओं का भंडार अधिक होता है, योगदान हमारा प्रत्यक्ष रूप से समस्याएं उत्पन्न करने में होता है, समाधान में हमारा योगदान नहीं है। हम चाहते हैं कि ये समाधान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्वयं आके करे।
तो वो स्वयं से इम्पॉसिबल है। जैसे कई कहते हैं कि मोदी जी ने वो कार्यक्रम ये चला था ना अपने स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत में कई जगह तो कहा कि भाई वो कचरा वगैरह खुद डलवा दिया पहले, प्रधानमंत्री जी के आने से पहले वहां बढ़िया बढ़िया सा कचरा डलवा दिया, बढ़िया बढ़िया है नहीं, बदबू नहीं मारे। और बाद में प्रधानमंत्री ने आके वहां झाड़ू लगाई। तो क्या चाहते हो आप लोग, देश का प्रधानमंत्री कीचड़ में हाथ देकर उसको बाहर निकाले? तो इसका मीनिंग वो एक स्टेटस सिंबल है, उसने ये काम किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उसने इस तरीके का साफ कचरा भी अगर इकट्ठा किया है ना, तो वो एक स्टेटस सिंबल है कि ये काम मैं भी कर सकता हूं। ऐसे हर व्यक्ति इसको करने का प्रयास करे। तो वास्तव में अपना तो क्या है कि भाई प्रधानमंत्री गली में आए और गली में आकर ये जो नाली ब्लॉक है ना, इसमें घुस कर इसको साफ करे, वो हमारा देश का प्रधानमंत्री, सच्चा प्रधानमंत्री हमारा वो है। सच्चा वो भी है जिस व्यक्ति ने काम किया और उसने इतनी बड़ी योजना स्टार्ट की। बस ये देखने का फर्क है कि हम उस चीज को उस तरीके से नहीं देख रहे कि भाई ये लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है। तो प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी स्कीम या योजना चलाए और अगर वो ये कहे कि मजदूरों के लिए वहां उनकी प्रांति में कम पत्थर लेके भी जा रहे हैं ना, तो उसका काम वो पत्थर उठाना थोड़ी ना है। उसका काम है नीति निर्माण और देश को चलाना, और वो बेटर तरीके से करता है कोई भी प्रधानमंत्री, जहां तक उसकी समझ होती है वहां तक। भाई कई चीजों में हम नहीं कहते कि वो हमेशा समझदारी होता है, कई जगह वो मूर्ख भी होता है। मूर्खता है मीनिंग कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते लेकिन देश के अनुकूल होते हैं। अगला नेक्स्ट।